हेलो डियर 12th क्लास ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बोर्ड्स में आने वाले 3 मार्क एंड 5 मार्क के क्वेश्चन के बारे में। जहां हम दोनों बुक, आपकी फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इन दोनों के जितने भी 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं, आगे भी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्वेश्चन आज हम वन बाय वन करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए जी, अब ये जो क्वेश्चंस है ये दोस्तों आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है या फिर अब तक आपको स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ पढ़ाई नहीं है मैम, कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यस हमारा इतना सिलेबस पक्का तैयार है। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके पहले आए हैं और दोनों बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनके सारे क्वेश्चन आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए जी, फर्स्ट बुक ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाती है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन पुट होंगे, कैसे पुट होंगे, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसका वेटेज कितना है, क्या है वेटेज कितना है इस यूनिट का, तो आप लोग को मैंने स्ट्रेटजी के टाइम पे बताया था दोस्तों कि वेटेज वाला जो चार्ट है वो अपनी टेबल पे लगा लीजिए और उसी वेटेज के अनुसार आपको हर चैप्टर को टाइम देना है। तो ये जो यूनिट है ये सिर्फ आपके 3 मार्क्स की है। कितनी? 3 मार्क की। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पुट होंगे यहाँ पर? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको क्या कहा जाता है? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, कि नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा की व्याख्या करें। अब आप यहाँ पर क्या क्या बताएंगे कि ये कंसेप्ट किसने दिया है, किसने इसको प्रोपाउंड किया है? तो ग्रिफिथ टेलर हो गया। क्या कहा है इन्होंने इस कंसेप्ट के अंदर, और इसके बारे में एक दो और उदाहरण लिखना है आपको, जो प्रकृति से हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से एक मिड वे ढूंढा गया, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? एक मिडल पाथ भी कहा जाता है, तो ये आपको मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस है दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, तो आपको इस साइड वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक कीजिए और आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। लाइक डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है तो आप टेबल बनाकर वो क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के अंतर के बारे में बताइए। तो आपने क्या किया, एक टेबल बना ली, एक साइड लिख दिया आपने पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी साइड लिख दिया संभववाद। सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये अवधारणा किसने दी है और ये अवधारणा क्या कहती है, फिर आप इसके एग्जाम्पल्स भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमंस मेक यूज ऑफ दिस। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। इस कथन की पुष्टि करें और प्रकृति का मानवीकरण के बारे में बताएं। अब ये डायरेक्ट आपका किसके बारे में पूछ रहा है? पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट अवधारणा लिखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखा, डायरेक्ट पूछ लिया गया कि दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए, यानी कि दोनों के बीच में अंतर क्या है वो बताइए। तो यहीं से एक और क्वेश्चन पुटअप हो गया, ये जो पॉसिबिलिज्म है, संभववाद है, उसी को ही एक अलग स्टेटमेंट के रूप में दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, आंसर तो ऑलमोस्ट सेम हो गया आपका, लेकिन क्वेश्चन पुट करने का तरीका अलग हो गया। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? अब आप सोचोगे मैम आपने बोला ये क्वेश्चन करोगे तो आपके जो मार्क्स है बहुत ही अच्छे आएंगे। बिल्कुल आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है हूबहू ऐसा छपे जरूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिला एक स्टेटमेंट दिया गया है, वैसे ही आपको एक स्टेटमेंट दिया हो या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हो, एक आधी चीज और एड ऑन करके पूछ ली गई हो, लेकिन ये जो मैटर है आपका, ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रिपेयर कर देगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर कर लोगे दोस्तों, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपका 70 to 80% जो है आपको वहां पर कंटेंट याद हो जाएगा कि यस हमने ये सारे क्वेश्चंस करे हैं, और 70 to 80% आप कर लेते हैं
तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर आंसर आप वहां पर लिख पाओगे। और साथ ही आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। प्रेजेंटेशन की बात आती है तो अगेन स्ट्रेटेजी की बात आ गई, कैसे आपने अटेंड करना है। तो जो आपको वीडियो अभी मैंने बोला था इस साइड मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको वहां से देखने को मिलेगा कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है इन एग्जाम हॉल। तो यहाँ आपका ये जो 70 to 80% प्रिपेयर हो गया। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो इसके बाद आपके जो मार्क्स होंगे, जो फाइनल स्कोर होगा, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो सारी फॉलो कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है, आपको नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, रट्टा मारिए, 2-4 बार पढ़िए, पक्का से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा था संभववाद के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेकंड, जिसके अंदर द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि विश्व की जनसंख्या है। ये यूनिट आपकी कितने की है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी टोटल आपकी 8 मार्क्स की, जिसके अंदर द वर्ल्ड पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, दोनों चैप्टर जो है आपके वो आएंगे फर्स्ट बुक के। अब यूनिट सेकंड का वेटेज कितना बताया, 8 मार्क्स। हो सकता है एक 5 मार्क एक 3 मार्क पूछ लिया जाए, या 2 3 मार्क और बाकी के एमसीक्यू पूछ ली जाए, तो पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट आपका ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, इसके आसपास का ही कंटेंट रहेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क का क्या बनेगा कि एक्सप्लेन एनी 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्लाइमेट, टेरेन एंड वाटर। ये आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जलवायु हो गई, भू आकृति हो गई, जल की उपलब्धता हो गई, ये कैसे अफेक्ट करती है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी जगह पर। ठीक है, और बात किसकी हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की हो रही है। आप ये गलती मत कर देना कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इग्नोर कर दिया, सिर्फ पॉपुलेशन पे ध्यान दिया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या है यहाँ पर, आपकी बर्थ रेट हो जाएगी यानी कि जन्म दर, मृत्यु रेट यानी कि डेथ रेट हो गई, और एक आपका हो जाता है प्रवास, जिसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है पॉपुलेशन चेंज को। अब यहाँ से 5 मार्क क्वेश्चन कैसा बनेगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विद अ डायग्राम, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, आरेख डायग्राम की सहायता से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्था की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों, ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 स्टेजेस है मेनली, कौन कौन सी है आपकी, प्रथम अवस्था हो गई, द्वितीय अवस्था हो गई, तृतीय या फिर अंतिम अवस्था हो गई। फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट देखने को मिलती है। सेकंड में हमें क्या देखने को मिलता है, लो डेथ रेट हाई बर्थ रेट। थर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है, लो डेथ रेट लो बर्थ रेट। और थर्ड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि जापान हो गया, कनाडा हो गया। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो अफ्रीका के जो देश है जैसे कि केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये आपके सेकंड स्टेज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। फर्स्ट की हम बात करें तो वर्षावन के जो आदिवासी है वो आपके प्रथम अवस्था के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे तौर पर सारी चीजें कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। अब कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि प्रवास के जो परिणाम है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सब की आपको विवेचना करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आपका जो मानव विकास वाला चैप्टर है उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आपके सेकेंड यूनिट में ही आता है कि डिस्क्राइब द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर 4 पिलर्स क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, यानी कि इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों के बारे में, इन चारों पिलर्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स बना के, हेडिंग और सब हेडिंग बना के पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थ्योरी लिखेंगे तो कचरा हो जाएगा, एग्जामिनर आपके आंसर को फैच नहीं कर सकता जो उसको कीवर्ड चाहिए। तो कीवर्ड फैच करने के लिए क्या इजी वे रहता है कि आप पॉइंटर्स बना के लिखो हेडिंग सब हेडिंग के साथ में,
और लास्ट में आपको क्या करना है, जो 5 मार्क के क्वेश्चंस है उन सब के अंदर आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, की मानव विकास को मापने की उपागमों की व्याख्या करें। अब इसमें कितने उपागम है आपके, 4 उपागम है। आय उपागम की बात करें तो सबसे पुराना है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जितनी ज्यादा आय होगी उस मनुष्य का विकास भी उतना ज्यादा होगा, और ये बहुत ही पुराना उपागम है। कल्याण की बात करते हैं तो इसमें जो लोगों का कल्याण है उस पर फोकस किया जाता है, शिक्षा पर, बेटर हेल्थ फैसिलिटी पर सरकार से ज्यादा व्यय कराया जाता है। आधारभूत आवश्यकता की बात करते हैं तो ये किसने प्रोपाउंड किया, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रतिपादित किया था, और इसमें 6 मेजर आधारभूत आवश्यकताओं यानी कि बेसिक नेसेसिटी की बात की गई थी। और वो बेसिक नेसेसिटी कौन सी हो गई, जैसे कि आवास, भोजन, जलापूर्ति हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, ये सब आपके इसके अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है क्षमता, और क्षमता उपागम किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आपको ये सारी चीजें आपके आंसर में मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है थर्ड यूनिट, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज आ जाती है। अब इस थर्ड यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये आपका आएगा 19 मार्क्स का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज हो गया, साथ में आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारा आपका कितने का है, 19 मार्क्स का है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 मार्क क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक, कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगेन आपने क्या करना है, टेबल बनानी है, दोनों में क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं। 3 अंतर बताएंगे तो इनफ होगा, 4 बताएंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण, यहाँ पर जो नोमेड्स होते हैं वो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऋतु प्रवास भी करते हैं कुछ। वाणिज्य पशुधन पालन की बात करते हैं तो इसमें पूंजी का निवेश बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने बहुत ही क्लियरली लिखनी है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कि छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, स्मॉल स्केल जो है इसके अंदर कैसा लेबर चाहिए, लार्ज स्केल में कैसा लेबर चाहिए, और उसके अंदर मशीनरी का, पूंजी का कितना निवेश होता है, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर आपको एक एक करके मेंशन करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, कि अंकीय विभाजन की अवधारणा को समझाइए। अब ये जो है ये आपके किसके अंतर्गत आएगी, कि जो विकसित और विकासशील देश है उनके बीच में जो हमें एक असमानता या अंतर देखने को मिलता है डिजिटल डिवाइड में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका है व्हाई आर सर्विसेज लाइक टूरिज्म कंसिडर्ड अ ट्रेड, कि पर्यटन जैसी सेवाओं को व्यापार क्यों माना जाता है। अब जो पर्यटन सेवाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको व्यापार क्यों माना जाता है, ये सभी रीजन आप लोगों ने देने हैं। कि पर्यटन से क्या मिलता है, जो विदेशी पूंजी है वो भी आती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको यहाँ से मिस नहीं करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं हर क्वेश्चन के आंसर की, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाई जाएगी। फिर 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग। यहाँ पर आपको एक अटेंड करना है, प्लांटेशन या फिर डेयरी फार्मिंग, की रोपण कृषि अथवा डेयरी कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। किसी एक की जो आपको बहुत ही अच्छे से आती हो वो बतानी है। जैसे कि रोपण कृषि हो गई तो यहाँ पर क्या होता है, खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, एकल फसल उगाई जाती है, जैसे कि कॉफी हो गई, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, फिर आपकी आती है डेयरी कृषि, इसमें क्या होता है, दुधारू पशुओं का पालन होता है, उनकी प्रजननता, स्वच्छता, सारी चीज का ध्यान रखा जाता है, पूंजी का निवेश होता है और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जबकि रोपण कृषि में अर्ध कुशल श्रमिकों से काम चल जाता है, सस्ती लेबर चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि एक्सेस टू मार्केट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एनर्जी हो गया, ये क्या है आपके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो उद्योग है उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने के मुख्यतः 4 कारक है, जैसे कि बाजार तक पहुंच हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया या फिर ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि क्लासिफाई इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और ओनरशिप। क्या करना है कि कच्चे माल या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है, जैसे कि कृषि आधारित हो गया, आपका खनिज आधारित हो गया, ये सब हो गए। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वामित्व की, तो सरकारी स्वामित्व हो गया, निजी स्वामित्व हो गया, एक क्या होता है मिक्स्ड होता है, जहां पर निजी और सरकारी आपके दोनों सम्मिलित है। अब नेक्स्ट आपकी कौन सी यूनिट रहने वाली है वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी 4th यूनिट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें आपके 3 मार्क क्वेश्चन बनते हैं कि वाई आर पोर्ट्स कॉल्ड द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि पत्तनों को, पोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे तो हमने काफी सारी वीडियोस बना दी है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। ये अपने आंसर बहुत ही अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें कि डिफरेंशिएट बिटवीन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, कि बायलेटरल ट्रेड क्या होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है और यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है उस व्यापार में या फिर वस्तुओं का लेन देन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड की, तो ये एक देश जो है वो कई सारे देशों के साथ में मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय व्यापार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 मार्क बनते हैं, वो है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ट्रांस कैनेडियन रेलवे। एक के बारे में बताना है, चाहे वो पार साइबेरियन रेल मार्ग हो या पार कैनेडियन रेल मार्ग हो, उसके महत्व का वर्णन करना है। ट्रांस साइबेरियन की बात करें तो ये कहाँ पर है, रशिया के अंदर है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है आपका, ये आपका चलेगा व्लादिवोस्तोक तक चलता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक। फिर ट्रांस कैनेडियन की बात करते हैं तो हेलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक चलता है। इनकी लंबाई कितनी है, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ऐसे ही आपको दोनों की इंपॉर्टेंस बतानी है, किन चीजों का निर्यात होता है, कनेक्टिविटी किस किस महाद्वीप से है, ठीक है, और कौन सा व्यापार इन रेलवे मार्ग के द्वारा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वेज कैनल और पनामा कैनल। सबसे पहले आपको क्या बताना है, एडवांटेज बताना है वाटर ट्रांसपोर्ट का। क्या होता है, सस्ता होता है, यहाँ पर भारी और स्थूल सामान जो है उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ईंधन दक्ष होता है, तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। फिर स्वेज या पनामा कैनल दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट होगा, हो सकता है सिर्फ स्वेज कैनल पे क्वेश्चन आ जाए कि इसकी महत्ता क्या है, या फिर पनामा कैनल पे आ जाए, या फिर आपका क्वेश्चन क्या आएगा, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्वेज कैनल का निर्माण कब हुआ, पनामा कैनल का निर्माण कब हुआ है। स्वेज कैनल जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है, पनामा कैनल अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। तो इसकी सारी विशेषताएं आपने लिखनी है, जैसे कि स्वेज कैनल जो है वो 700 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया यूरोप से एशिया के बीच, दक्षिण एशिया के बीच में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं पनामा कैनल की, तो इसने कितना डिस्टेंस रिड्यूस किया, 13,000 किलोमीटर यानी कि 8,000 मील के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया है। और पहले क्या होता था कि जो केप हॉर्न है वहां से चक्कर लगाते हुए न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है पनामा कैनल के थ्रू। और अगर हम स्वेज कैनल की बात करते हैं तो स्वेज कैनल में यूरोप से दक्षिणी एशिया के अंदर आने तक बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा लागत भी लगती थी, लेकिन अब 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया इस कैनल के निर्माण की वजह से, जो कि 1869 में बनी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो स्वेज कैनल है ये सबसे व्यस्ततम मार्ग भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने दोनों के महत्व को समझा दिया है, चाहे क्वेश्चन आपका स्वेज पे आए तो भी अच्छे से लिखिएगा, पनामा पे आए तो भी अच्छे से लिखिएगा। अगर दोनों पूछे गए हैं कि दोनों में से कोई एक पे लिखिए, तो जो आपको सबसे अच्छा आता हो उसके बारे में लिखना है। जैसे कि स्वेज कैनल जो है यहाँ पर पहले अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यानी कि केप ऑफ गुड होप से होकर यहाँ पर दक्षिण एशिया में आया जाता था, जिसमें खासकर हम बात करें मुंबई पोर्ट की, मुंबई के बंदरगाह की, तो वहां पर चक्कर लगा के आना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, बुक 2। यहाँ पर हमने फर्स्ट बुक फिनिश कर दी है। सेकंड बुक से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं दोस्तों,
तो सेकंड बुक जो है वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। यहाँ पर आपकी यूनिट 1 एंड 2 के अंदर पॉपुलेशन और सेटलमेंट यानी कि जनसंख्या एवं बस्तियों से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इसका वेटेज कितना रहेगा आपका? वेटेज आपका रहने वाला है 8 मार्क्स का। कितना? 8 मार्क्स का। ये जो फर्स्ट यूनिट है पॉपुलेशन वाली, यहाँ से आपके 5 मार्क्स, सेटलमेंट से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया या एमसीक्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, कि भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या करें। अब आपने क्या बताना है? उच्च जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, निम्न जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर निम्न जनसंख्या देखने को मिलती है। उच्च जनसंख्या में हम यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट, की गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्ली यानी कि बिखरी हुई बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। तीनों के अंदर स्पष्ट करना है अंतर, तो आपने क्या करना है, एक ऐसी टेबल बनाएंगे, एक नाम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब तीनों में आपको क्या अंतर बताना है? पहली बात तो क्लस्टर्ड बस्तियां क्या होती है, यहाँ पर हमें क्लोजली बिल्डअप घर देखने को मिलते हैं। सेमी क्लस्टर्ड क्या होती है, यहाँ पर सामाजिक तनाव या फिर ऐसे कारणों की वजह से बस्तियां जो है वो हमें विखंडित रूप में देखने को मिलेगी कि कुछ सेटलमेंट तो सेंटर में है और कुछ जो है थोड़े आउटर में है, जिसमें निम्न तबके के लोग आदि या फिर समाज के जो कमजोर वर्ग वाले लोग हैं वो रहते हैं। डिस्पर्स की हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में एकाकी बस्तियां होगी जहां पर घर बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं कि क्लस्टर्ड बस्तियां हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेमी क्लस्टर्ड कहाँ देखने को मिलती है, डिस्पर्स कहाँ देखने को मिलती है, और इनका मोटिव क्या होता है। जैसे क्लस्टर्ड का मोटिव क्या होता है, यहाँ पर मोटिव होता है सुरक्षा पर्पस हो गया। तो ये सारे रीजन आपने 1 बाय 1 पॉइंट से एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्लासिफाई टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी कि प्राकार्य के आधारों पर नगरों के वर्गीकरण को करना है हमें। 3 यहाँ पर वर्गीकरण है। फर्स्ट आपका हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा आपका औद्योगिक, तीसरा गैरिसन या फिर छावनी नगर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल और गैरिसन टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया। फिर सेकंड आपका इंडस्ट्रियल है, इसकी बात करते हैं तो मुंबई, जमशेदपुर इसके एग्जाम्पल हो गए। गैरिसन टाउन की हम बात करते हैं तो जलंधर, अंबाला, महू एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन भी देनी है कि होते क्या है, एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में हमें मिस नहीं करना है और उसको क्लियरली लिखना है कि उदाहरण या फिर एग्जाम्पल, ताकि एग्जामिनर आपके उस वर्ड को फेच कर पाए। फिर आपका यहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि डिस्कस द फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, फेज 1 से लेकर फेज 4 तक, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं, प्रावस्था 1 से 4 की विवेचना करना है। अब यहाँ पर हमें जनांकीय संक्रमण और भारत की जो जनांकीय हमें यहाँ पर प्रावस्थाएं देखने को मिल रही है, इसमें डिफरेंस समझना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर 4 प्रावस्थाएं होती है आपकी। फर्स्ट आपकी हो जाती है 1901 से लेकर 1921 तक, सेकंड आपकी क्या हो जाएगी 1921 से लेकर 1951 तक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपकी 1951 से लेकर 1981, और फोर्थ प्रावस्था जो है आपकी वो कहां से होगी, 1981 से लेकर अब तक करंट तक होगी, ठीक है, टिल नाउ, ओके। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आपके, कहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है, कहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला स्टेज कौन सा है, जो थर्ड प्रावस्था है आपकी, यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो सारी विशेषताएं आपने मिस नहीं करनी है, हर एक प्रावस्था की विशेषता लिखनी है। वहां पर डेथ रेट कितनी थी, डेथ रेट ज्यादा थी या फिर बर्थ रेट ज्यादा थी, दोनों में से कम क्या थी, यहाँ पर पॉपुलेशन विस्फोट जो देखने को मिला है उसका मेजर रीजन क्या था, कब यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रही थी। तो चारों प्रावस्थाओं के अंदर आपको हर एक विशेषता को मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। यहाँ पर हमसे पूछा गया है भारत में नगरीय बस्तियां जो है उनकी प्रमुख समस्या क्या है। पहली समस्या क्या होगी, कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़, लोग बहुत ज्यादा होते हैं और प्लेस बहुत छोटा होता है तो एकदम खचाखच भरे हुए रहते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाता है कि जल की उपलब्धता नहीं होती है, जल की कमी होती है, वहां पर सीवेज का प्रॉब्लम हो गया, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, लोग जो है उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही वीक होती है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो धारावी जो कि मुंबई के अंदर है, सबसे बिगेस्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है, ठीक है, सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। तो याद रखना है आपने, ये सारे पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं। अगेन मेंशन कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपके लगभग 1 मार्क ऐड करता है किसी भी आंसर के अंदर।
नेक्स्ट यूनिट आपकी है रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की, संसाधन और कृषि। अब यहाँ पर 3 मार्क क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं आपके, या फिर ये जो यूनिट है वो आपके कितने मार्क्स की है। तो यहाँ पर आपके जितने भी रिसोर्सेज हो गए, एग्रीकल्चर हो गया जिसमें वाटर रिसोर्स हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया, और आपके टॉपिक इसमें आएंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सारे आपके आ जाएंगे और वेटेज आपका यहाँ पर रहने वाला है 10 मार्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स मेथड, कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य और इसकी विधियों को समझाइए। वर्षा जल संग्रहण जो है यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका महत्व क्या है, विधियां क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग इजीली अटेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल भी लिखने हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और कौन सा वो राज्य है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी है, मस्ट है हर घर में। नेक्स्ट है व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल, कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विद टाइम मिनरल रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका संरक्षण करना आवश्यक है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो पूरा किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को अपनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अच्छे से लिखिएगा कि जो परंपरागत स्रोत है वो कैसे है, नॉन रिन्यूएबल है, और जो अपरंपरागत स्रोत है वो आपके कैसे है, रिन्यूएबल है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आपके हो जाएंगे। और जो परंपरागत सोर्स है वो आपके क्या है, समाप्य संसाधन है, यानी कि एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे, लेकिन रिन्यूएबल जो है वो आपके असमाप्य है, कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके 5 मार्क क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कि एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है, तकनीकी की यानी कि जो मशीनरी है वो अच्छी नहीं है, संस्थागत हो गया, वित्तीय हो गया, कि जो संस्थागत में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल की, तो जो खेत के खंड है, जोत है भूमि के, वो बहुत ही छोटे छोटे और विखंडित जोत है, तो वहां पर क्या होता है कि जो उत्पादन है वो कम होता है। फिर आपका वित्तीय हो गया कि जो किसान है वो लगभग डेट में यानी कि कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारे रीजन आपको मेंशन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर रिसोर्सेज, डिस्कस द कॉजेज ऑफ वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन इन इंडिया, कि भारत में जल की गुणवत्ता में गिरावट के कारणों की विवेचना करनी है। क्वालिटी डिटेरियोरेशन के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो जल में मिल जाता है, कृषि का अपवाह हो गया, जो अपशिष्ट हो गया वो सारे जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये पानी में मिल जाते हैं। फिर आपकी घरेलू सीवेज की जो डोमेस्टिक सीवेज है वो आपका नदियों के अंदर बहा दिया जाता है, तो ये सारे रीजन आपको वन बाय वन क्लियरली मेंशन करने हैं। एक और बड़ा रीजन यहाँ पर आता है, उसको भूलना नहीं है, जो कि है सांस्कृतिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। आपका जो प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। अब हमने ये टॉपिक भी बहुत ही क्लियरली अच्छे से करा रखा है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको वहां पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपके पास जितने भी दिन हैं आप लोग इजीली ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर दिन में आप आधा 1 घंटा भी देते हो तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बहुत ही कम टाइम में कंसाइज रूप से बनाए गए हैं। मस्ट वॉच द प्लेलिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यूनिट 4 एंड 5 में से है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड इश्यूज। और यहाँ के अगर हम वेटेज की बात करते हैं आपके, तो 7 मार्क्स का आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। फिर आपका जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम वाला है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर आपका है सेकेंड बुक का, वो आपका हो जाता है 5 मार्क का। तो टोटल यहाँ कितने हो गए, 12 मार्क्स हो जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, कि पाइपलाइन परिवहन के क्या लाभ है। यहाँ पर आपको कंप्लीट बताना है कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से तरल पदार्थ यानी कि जो लिक्विड होता है या फिर गैस होती है, उनको बहुत ही जल्दी और कम लागत पर पहुंचाया जाता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। साथ ही यहाँ पर बर्बादी कम होती है इस तरल पदार्थ की, और प्राकृतिक जो भी गैसेस वगैरह ट्रांसफर की जाती है, तो ये सारे आपको इसमें एक एक करके मेंशन करने हैं।
और यहाँ पर ये जो सेकंड बुक है आपकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो जरूर से एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो बिग इंच पाइपलाइन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड, कि भारत के निर्यात व्यापार के बदलते प्रतिरूप को समझाएं। आपको क्या करना है कि जो भारत के बदलते प्रतिरूप है निर्यात का, उसके बारे में समझाना है। अगेन एक और सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1991 के बाद में इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो बताने हैं। जैसे कि निर्मित वस्तुओं का ज्यादा निर्यात हो रहा है, और यहाँ पर आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सर्विसेज का ज्यादा निर्यात किया जा रहा है, और जो कृषि उत्पाद है उसके निर्यात में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है pollution, discuss the sources of water और air pollution in India and its impact on health, कि भारत में जल अथवा वायु प्रदूषण के स्रोतों और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना करें। यहाँ पर कोई भी एक अटेंड करना है आपने। यहाँ पर क्या है, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। तो दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन, आसपास के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, कृषि का अपशिष्ट हो गया, या फिर घरेलू सीवेज हो गया, यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज हो गया। ये सब जब जल में मिल जाता है तो उसमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है। फिर टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये बीमारियां हैं जो कि जल जनित बीमारियां हैं। फिर एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, खनन से जो स्मॉल पार्टिकल्स एयर में रिलीज हो जाते हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। साथ ही आपका जो औद्योगिक फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, उनसे भी वायु पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पर श्वसन संबंधी बीमारी हो गई जो कि हेल्थ रिलेटेड आपके यहाँ पर पूछी गई है, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर भी होता है, हृदय रोग भी होते हैं। तो ये सभी आपको वन बाय वन मेंशन करना है एज पर द नीड ऑफ क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर उसके बेसिस पे आंसर देना है। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, चलिए नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैप वर्क की महत्वपूर्ण मानचित्र कार्य। अब आप सबको पता है कि आपकी फर्स्ट बुक में से भी 5 मार्क मैप क्वेश्चन आएगा और सेकंड बुक से भी 5 मार्क मैप क्वेश्चन आएगा। मैप्स के बारे में डिटेल्ड स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, या फिर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अगेन बता रही हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बुक 1 से आपके 5 मार्क्स के मैप आएंगे, जिसमें फोकस ऑन मेजर सी पोर्ट्स, यहाँ पर विश्व के रिगार्डिंग में यानी कि वर्ल्ड के रिगार्डिंग में बात की जा रही है। तो मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, सिंगापुर हो गया, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। फिर है एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे टोक्यो हो गया, मुंबई हो गया, शंघाई हो गया, ये सब भी याद रखने हैं कि मैप में ये कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, जिसमें दोनों टर्मिनल स्टेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और यहाँ पर दोनों टर्मिनल कौन कौन से है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपका व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कौन सा, यहाँ पर हम रशिया वाले ट्रांस रूट की बात कर रहे हैं। सेकेंड आपका हो जाता है ट्रांस कैनेडियन, जिसमें हेलिफैक्स से लेकर वैंकूवर दोनों अंत वाले टर्मिनल्स है। तो ये दोनों टर्मिनल आपको बकायदा मैप पर पता होने चाहिए। चलिए फिर आपके क्या आएगा यहाँ से, सेकेंड बुक जो है, एक और यहाँ पर याद रखना कि जो पनामा कैनल और स्वेज कैनल है उन पर भी मैप क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपकी बुक 2 पर जब हम आते हैं तो बुक 2 में आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, आयरन और माइंस, जैसे कि मयूरभंज है। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। सेकंड आपका हो गया बेलाडीला, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, जैसे कि जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में है, मैप पर पता होनी चाहिए। मथुरा यूपी के अंदर है, ये भी पता होना चाहिए। एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डिगबोई, जो कि कहाँ पर है, असम के अंदर है। ठीक है, तो ये असम राज्य में डिगबोई हो गया। तो ये सारी ऑयल रिफाइनरीज आपने मैप पर सारी पता होनी चाहिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा ये। फिर आपके आते हैं मेजर सी पोर्ट्स, जैसे कि कांडला गुजरात के अंदर, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया। तो ये सारे आपको सी पोर्ट याद रखने हैं। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हो गए, जैसे कि पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया, जिसने की कोलकाता, जिसकी कोलकाता पोर्ट की इंपॉर्टेंस कम हो गई, उसके बाद हल्दिया का निर्माण किया गया ताकि जो नौभार है कोलकाता पोर्ट का वो हल्दिया की तरफ शिफ्ट किया जा सके। क्यों, क्योंकि कोलकाता में सिल्टिंग की प्रॉब्लम थी, गाद के जमाव की प्रॉब्लम थी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके जितने भी मेजर सी पोर्ट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर कांडला पोर्ट बता दिया है, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया, तो ये सभी मैप पर लोकेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि पेपर में एग्जैक्ट यही वाले क्वेश्चंस छपे, क्वेश्चन होंगे इसी के आसपास से। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हो गए, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी वाले जो है वो मिस कर दो। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग हो गया, जिसमें पर्थ और सिडनी दो कॉर्नर्स हो गए, यानी कि दो टर्मिनल हो गए, तो आपको हर एक को याद रखना है। ओरिएंट एक्सप्रेस की भी हम बात करते हैं, जो कि काफी ऐतिहासिक, पुराना और बहुत ही यहाँ पर नामी ये रेलवे मार्ग हमें देखने को मिलता है। तो इसके दोनों टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, वो है इस्तांबुल और पेरिस। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, जितना मैंने अभी आपको 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन बताए, मैप बेस्ड क्वेश्चन बताए, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कुछ आता ही नहीं है, हमारा माइंड तो ब्लैंक हो गया। नहीं, यहाँ से आप 70 to 80% इजीली यहाँ से कवर हो गया है सब कुछ। और साथ में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखती है बच्चों, याद रखिएगा। अब एक और यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम हर क्वेश्चन पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एग्जाम हॉल में हम कैसे उस आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके लिए जरूर एक बढ़िया सी वीडियो तैयार की जाएगी, जिसमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है, कैसे आंसर को खत्म करना है कंक्लूजन के साथ में। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।